गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। बहुत डिफिनेशन याद करा है हमने फोटोसिंथेसिस का। क्या था डिफिनेशन? वही पढ़ते थे जो हम लोग, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। अब हम लोग यहाँ पे उस डिफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। अब थोड़ा स्पेसिफिक डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, थोड़ा स्पेसिफिक होके। हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पहले हम लोग बोलते थे प्लांट्स, अब हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट्स का मतलब जहां पे भी क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रीन पार्ट कहने का मतलब सिर्फ लीफ होगा क्या? नहीं, सिर्फ लीफ नहीं, अगर ग्रीन स्टेम भी है तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। अब देखो, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पहले हम लोग बोलते थे मेक देयर ऑन फूड, अब हम लोग बोलेंगे सिंथेसाइज ग्लूकोज। अब हम लोग थोड़ा सा फूड में स्पेसिफाइड हो गए, स्पेसिफिक हो गए। क्या सिंथेसाइज कर रहा है? ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज, पहले हम लोग बोलते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब हम लोग बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। क्यों सनलाइट क्यों नहीं बोल रहे, लाइट एनर्जी क्यों बोल रहे? क्या सिर्फ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं, कोई सा भी व्हाइट लाइट अगर हम लोग दें लीफ के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस वो करेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। सनलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके लिए लाइट कहाँ से आ रहा है? सन से, इसलिए हम लोग बोल देते हैं सनलाइट। बट वैसी कोई बात नहीं है, कोई भी व्हाइट लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी एंड with the help of light energy and CO2 and water and oxygen releases as byproduct। मेन प्रोडक्ट क्या हो गया अपना? ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ रिएक्शंस भी लिखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्या रिएक्शन लिखते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O क्या बना रहा है? ग्लूकोज। C6H12O6, क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोज। अच्छा, C6H12O6, क्या हम सिर्फ ग्लूकोज को बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो इस फॉर्मूले से और कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बायोमोलिक्यूल्स में। ग्लूकोज के आइसोमर्स बन रहे थे, क्या क्या थे? हाँ, मैनोज और फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो हम लोग ये तीनों कंपाउंड भी, इन तीनों कंपाउंड का भी सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्या बनेगा हमेशा? ग्लूकोज। ऑलराइट। और हम लोग लिखते थे 6O2 रिलीज हो रहा है, यही फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इन जनरल। बट अगर हम लोग एक्यूरेट फॉर्मूला देखें फोटोसिंथेसिस का तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे 12H2O बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बता रहा हूं आगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो 12H2O हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 12H2O की रिक्वायरमेंट है। आगे जब हम लोग लाइट रिएक्शन देखेंगे वहां पे देखेंगे 12H2O यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, और बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को हम लोग 6H2O लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 6H2O भी बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में कभी भी वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये 6H2O बन नहीं रहा है, ठीक है। 12H2O यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए हम लोग बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को लिख रहे हैं 6H2O, ठीक है। तो ये है इसका एक्यूरेट रिएक्शन।
फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, कैसा प्रोसेस है, तो सबसे पहले लिखेंगे फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। क्यों बोल रहे हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस? दो टर्म से आया है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल इवेंट्स भी हो रहे हैं, केमिकल इवेंट्स भी हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब फिजिकल इवेंट्स का क्या मतलब है? अब जैसे सनलाइट आ रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है, वो इंटर कर रहा है लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे वहां पे फिजिकल। वो कैसा इवेंट हो गया? फिजिकल। एक सनलाइट का आना, उसके अंदर जो भी क्वांटा है उसका स्ट्राइक करना, ये सब कैसा इवेंट हो गया? फिजिकल इवेंट। और जो भी रिएक्शन अभी हमने देखा ये कैसा हो गया? केमिकल। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड इसको हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों? ऑलरेडी जानते हैं हम केमिकल क्यों बोल रहे हैं। हो रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर, इसलिए बोल रहे हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड हम लोग इसको बोल सकते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। इंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एनर्जी दिया जा रहा है उस रिएक्शन को रन करने के लिए, इसलिए हम लोग वहां पे बोल रहे हैं इंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा इंडरगोनिक और एंडोथर्मिक के बीच में क्या डिफरेंस है? किसी को कोई आइडिया है? क्या लगता है? इंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब हो गया जहां पे डेल्टा जी को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इंडोथर्मिक जो प्रोसेस बोलते हैं वहां पे हम लोग डेल्टा एच देख रहे होते हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, कि हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है या फिर बाहर जा रहा है। यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम की फ्री एनर्जी देख रहे होते हैं। तो ठीक है, इतना नहीं देखना हमें बस याद रखना है इंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ इसको हम लोग बोल सकते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, और ग्लूकोज तो हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जब बहुत सारा ग्लूकोज बन जाएगा तो ग्लूकोज से स्टार्च बन के स्टोर होने वाला है, तो स्टार्च कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज का बनना फिर ग्लूकोज से स्टार्च का बनना कैसा प्रोसेस हो गया? एनाबोलिक प्रोसेस। तो इसलिए बोल रहे हैं इसको एनाबोलिक प्रोसेस भी। अब फिफ्थ हम लोग इसको बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं देख लेते हैं एक बार लिखते हैं रिएक्शन फिर से। 6CO2 12H2O क्या बना रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6O2 रिलीज हो रहा है। यही देखा था हमने, एक्यूरेट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को तो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे CO2 है और CO2 से बन रहा है ग्लूकोज। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे, तो जो CO2 है उससे बन रहा होता है ग्लूकोज। ठीक है, और वाटर से डिसोसिएट होकर बन रहा होता है ऑक्सीजन। अब अगर हम लोग CO2 से देखें ग्लूकोज का सिंथेसिस, तो CO2 में हमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। अब ग्लूकोज बन रहा है तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब ग्लूकोज बनने में हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन का मतलब? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। अब देखेंगे हम लोग कि ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो जो भी ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है वो होता है डार्क रिएक्शन में, और सिंथेसिस के लिए जो एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा, वो बनेगा लाइट रिएक्शन में। तो वाटर का जो डिसोसिएशन होगा, अब देखो वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ से H+ रिमूव होकर ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये होगा लाइट रिएक्शन में।
अभी याद रखना है, बाकी हम लोग जब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो कहाँ पे रहा है। हमने बोला ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखेंगे कि जो भी वहां पे सेल होगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, ऑलरेडी हमें पता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होना है। तो अब हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक काइंड ऑफ प्लास्टिड है। ये क्या है? एक काइंड ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, कैसा प्लास्टिड? वैसा प्लास्टिड जिसमें थाइलाकोइड प्रेजेंट रहेगा और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, वैसे प्लास्टिड को हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखेंगे थाइलाकोइड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, सब अभी देखेंगे। तो एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग देखें, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग देखें तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन दिख रहा है हमें, और इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ठीक है, ये हो गए डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसके स्ट्रोमा में देखें तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ये अगर देखें तो ये इसके एक सिंगल यूनिट को बोलेंगे थाइलाकोइड। ठीक है, और इसके पूरे स्टैक को बोलेंगे ग्रैनम। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट रहेंगे इसके मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में। और बहुत सारे ग्रैनम को मिला के बोलेंगे ग्रैना। ठीक है, और बीच बीच में ये कनेक्टेड भी रहेंगे, इन दोनों को मिला के बोलेंगे ग्रैना। ग्रैना कैसा हो गया? प्लूरल हो गया ग्रैनम का। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि थाइलाकोइड जो है, थाइलाकोइड ही है फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकोइड को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, काम कौन कर रहा है? थाइलाकोइड। अब अगर थाइलाकोइड को हम लोग देखें डिटेल में तो थाइलाकोइड कैसे दिखेगा? ऐसा, अगर मेम्ब्रेन के साथ बनाए तो, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मेम्ब्रेन थिक बनाया है, ठीक बनाया है हमने। अब देखो, हमें पता है कि लाइट रिएक्शन होना है, कहने का मतलब लाइट आएगा, लाइट आएगा तो क्लोरोफिल को स्ट्राइक करेगा, उसके बाद बाकी इवेंट्स होगा। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? वो प्रेजेंट रहेगा थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे एज अ फोटो सिस्टम। तो थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है, इस पे एज अ फोटो सिस्टम प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल हो गया या फिर बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सारे कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे एज अ फोटो सिस्टम। ये हो गया फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम ही कंटेन करके रखता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को, इसलिए नाम है इसका फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, अब एक बार डिफाइन कर लेते हैं फोटो सिस्टम को। क्या है फोटो सिस्टम? कैसा दिखता है फोटो सिस्टम? किससे बना है? ठीक है, तो अगर हम लोग फोटो सिस्टम की बात करें तो फोटो सिस्टम कैरी कर रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
वो अपना काम करेंगे, लाइट को हार्वेस्ट करेंगे और आगे ट्रांसफर करेंगे रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर क्या है, लाइट को कैसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब जैसे फोटो सिस्टम बना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर से, ठीक है। ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, तो ये हो गया एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, सिर्फ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इसको बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर। बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो सारे आएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम जो हमें हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसा ही कुछ। ये हो गया एक फोटो सिस्टम, यहां पे प्रेजेंट है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर मतलब 1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, बाकी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्रीन कलर से बना लेते हैं। यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और ये हो गया रिएक्शन सेंटर, ठीक है, दिख रहा है सबको। ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये हो गया रिएक्शन सेंटर। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो क्लोरोफिल, एक सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को छोड़ के जो कि रिएक्शन सेंटर है, उसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। मतलब ये बना किससे है, तो ये बना है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से, ठीक है, पिगमेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, एक तो एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अलावा जितने भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैं वो होंगे, ठीक है, एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे। क्लोरोफिल ए हो गया मेन पिगमेंट, ठीक है, बाकी सारे हो गए एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, और प्रोटीन। तो अगर हम लोग देखें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किससे बना है, किससे बना है, क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्या आएंगे, क्लोरोफिल बी आएगा, कैरोटीनोइड्स आएगा और जैंथोफिल्स आएगा, कुछ फाइकोबिलिन्स भी आएंगे, ऑलरेडी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे पिगमेंट्स आएंगे, ये सारे क्या हो गए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड्स, जैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सब हो गए एक्सेसरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट क्या हो गया, क्लोरोफिल ए। तो एक क्लोरोफिल ए जो कि रिएक्शन सेंटर है उसको छोड़ के बाकी सारे क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन, इन सबको मिला के बोलेंगे हम लोग LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसका दूसरा नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब क्या होना है, अब फंक्शन क्या है। अब जैसे कि सनलाइट आया या कोई भी लाइट आया, वो स्ट्राइक किया, तो सबसे पहले लाइट रिसीव करेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, मतलब रिएक्शन सेंटर को छोड़ के जो भी बाकी पिगमेंट्स हैं वो सारे, ये लाइट एक दूसरे में ट्रांसफर करेंगे लाइट एनर्जी को, और फाइनली वो लाइट एनर्जी पहुंचेगा रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर में एक्चुअली है क्या, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और फाइनली लाइट मिलेगा उसको। मतलब बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है, लाइट को खुद पहले लेना और फिर आगे ट्रांसफर करना रिएक्शन सेंटर को, मतलब एक तरीके से लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, ठीक है। ये हो गए फोटो सिस्टम्स। अब फोटो सिस्टम होंगे दो टाइप के, एक फोटो सिस्टम 1 और दूसरा हो गया फोटो सिस्टम 2। देखेंगे फोटो सिस्टम का काम आएगा लाइट रिएक्शन के टाइम पे, बताया था फोटोसिंथेसिस दो पार्ट, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन।
क्लियर है? तो फोटो सिस्टम का काम आने वाला है लाइट रिएक्शन में। अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 फंक्शन के हिसाब से नाम नहीं दिया गया है, ये नाम दिया गया है इनकी डिस्कवरी के हिसाब से। सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ उसको बोल रहे हैं फोटो सिस्टम 1, बाद में जो डिस्कवर्ड हुआ उसको बोल रहे हैं फोटो सिस्टम 2। अब पहले फंक्शन में आएगा फोटो सिस्टम 2, वो अलग बात है। तो फंक्शन के हिसाब से नहीं है, नाम दिया गया है डिस्कवरी के हिसाब से। पहले डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम 1। अब जो फोटो सिस्टम 1 में है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है, जो क्लोरोफिल ए है, वो 700 नैनोमीटर के लाइट पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, मैक्सिमम इफिशियंसी शो कर रहा है। तो इसको P700 भी बोलते हैं, PS1 को। और PS2 को हम लोग बोलते हैं P680, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जो क्लोरोफिल ए है, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे शो कर रहा है? 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे, इसलिए इसको P680 भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे शो करेगा? P700 नैनोमीटर पे, इसलिए इसको बोलेंगे PS1। ठीक है, P700। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट। सबसे पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हुआ क्या? बिल्कुल होगा। बट क्या डार्क रिएक्शन डार्क में होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि ये डार्क में हो रहा है। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है क्या? हमेशा जरूरी है। लाइट रिएक्शन बिना लाइट के नहीं हो सकता है, बट डार्क रिएक्शन कभी भी हो सकता है। बट ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इसको लाइट से मतलब नहीं है। अब देखो हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिएक्शन, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में होना क्या है। अब लाइट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एटीपी का एंड NADPH का। ठीक है, एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होगा तभी आगे डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब तक एटीपी और NADPH नहीं बनता है तब तक डार्क रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, बट लाइट पे इंडिपेंडेंट है। लाइट से फर्क नहीं पड़ता है, बट लाइट रिएक्शन से फर्क पड़ रहा है डार्क रिएक्शन को। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडिलेशन, इसके लिए एक टर्म है फॉस्फोडिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बट यहाँ पे लाइट एनर्जी के वजह से फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोडिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको? फोटोफॉस्फोडिलेशन। ठीक है, अब फोटोफॉस्फोडिलेशन दो टाइप का है। एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोडिलेशन, और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोडिलेशन। ठीक है, इसी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोडिलेशन को बोलते हैं नॉन साइक्लिक ETS। ठीक है, इसको बोलेंगे साइक्लिक ETS। ठीक है, ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोडिलेशन। तो हेडिंग डालेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोडिलेशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोडिलेशन। इसी को और क्या बोल रहे थे हम लोग? नॉन साइक्लिक ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने के कारण एटीपी का फॉर्मेशन होगा, इसलिए बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक ETS। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है,
ये दिखाया जाता है जेड स्कीम के थ्रू, सोन बाई जेड स्कीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो भी मूवमेंट है वो दिखाया जाता है जेड स्कीम के थ्रू। देखेंगे क्या है जेड स्कीम। अब हेडिंग डालेंगे जेड स्कीम। ठीक है, क्या है जेड स्कीम? एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को दिखाने का तरीका, नॉन साइक्लिक ईटीएस में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग दिखा रहे हैं जेड स्कीम से। ठीक है, अब देखते हैं जेड स्कीम होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, मतलब लाइट आएगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा लाइट के कारण। तो अब हमने पहले ही पढ़ा था कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे आके लाइट स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लाइट स्ट्राइक करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हम लोग देखेंगे आगे रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके आगे मूवमेंट होती है। ठीक है, तो पहले देख लेंगे हम लोग फोटो सिस्टम बना लेंगे। सबसे पहले देखेंगे फोटो सिस्टम। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 2 को हम लोग बोल सकते हैं P680, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, वो कैसा होगा? P680। 680 पे उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो फोटो सिस्टम 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? P680। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। अब यहाँ पे लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अब लाइट आके स्ट्राइक करेगा तो फाइनली लाइट कहां तक पहुंचेगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हुए लाइट फाइनली कहां पहुंचेगा? रिएक्शन सेंटर के पास। तो ये फाइनली पहुंच गया रिएक्शन सेंटर के पास, और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला तो रिएक्शन सेंटर क्या हो गया? कहां पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट में। इसको बोल सकते हैं PS2 प्लस या फिर P680 प्लस। ठीक है, PS फोटो सिस्टम 2 प्लस बोल सकते हैं या फिर P680 प्लस बोल सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या है? लाइट आया है, फाइनली गया है रिएक्शन सेंटर के पास जहां पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था सिंगल, उसको लाइट मिला है और उससे इजेक्ट हुआ है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हुआ। ठीक है, कहने का मतलब अब जो जेड स्कीम है एक्चुअल में उसको हम लोग दिखाते हैं, जो भी एक्साइटेड स्टेट में जाना, उसके बाद उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो हम लोग दिखाते हैं एक ग्राफ पे। ठीक है, एक पोटेंशियल का चार्ट होता है, उसके हिसाब से हम लोग दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है। अब जैसे मान लो ये 0 है, ये हो गया -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1, -1.2, वैसे ही इधर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ऐसे ही 1 और 1.2। ठीक है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। पोटेंशियल, ठीक है, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, जनरली मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, अब क्या हुआ है कि फोटो सिस्टम को लाइट एनर्जी मिला, लाइट एनर्जी मिला तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज एक्साइटेड हो रहा है एनर्जी मिलने से, तो वो कहां जाएगा? अपने हायर पोटेंशियल पे। अगर एक प्रोटॉन रहता, कोई भी पॉजिटिव चार्ज रहता, वो कहां जाता? उसके हायर पोटेंशियल पे। मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज रहता तो प्लस में जाता, बट इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां जाएगा? निगेटिव में, माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन अपने हायर पोटेंशियल की तरफ गया। तो ये वाला हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए हायर पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन गया लाइट एनर्जी के आने पे हायर पोटेंशियल में। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपहिल या फिर अपहिल ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन गया है अपने हायर स्टेट में। ठीक है, हायर पोटेंशियल पे। अब उसके बाद जब हायर पोटेंशियल तक पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो अब मूव करेगा अपने लोअर पोटेंशियल पे धीरे धीरे। ठीक है, इसको बोलेंगे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट और डाउनहिल मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला और सबसे पहले रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा वो पास होगा फियोफाइटिन के पास। ठीक है,
थियोफाइटिन के पास। अब देखो, रिएक्शन सेंटर के पास लाइट आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो कहाँ गया? थियोफाइटिन के पास। फिर थियोफाइटिन ने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया प्लास्टोक्विनोन के पास, पीक्यू फॉर्म है क्विनोन, ठीक है। अब थियोफाइटिन इसको ट्रांसफर कहाँ कर रहा है? प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर जैसे एक बार लाइट आया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है, रिएक्शन सेंटर से, वो कहाँ गया? थियोफाइटिन के पास। उसके बाद वो कहाँ गया? प्लास्टोक्विनोन के पास। फिर क्या होगा कि दूसरा लाइट स्ट्राइक करेगा आके, उससे दूसरे इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो भी जाएंगे थियोफाइटिन के पास। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर करेगा प्लास्टोक्विनोन को। तो अब प्लास्टोक्विनोन को ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्लास्टोक्विनोन को ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करने हैं, ठीक है। अब कैसा मूवमेंट हो रहा है? डाउन हिल। देखो, ये हो गया हायर पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ थियोफाइटिन को मिला थोड़ा लोअर पे, प्लास्टोक्विनोन को मिला थोड़े डाउनहिल स्टार्ट हो गया। अब प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? इसको हम लोग बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा होता है। थियोफाइटिन अपने जगह पे ही है, मतलब प्लास्टोक्विनोन मूव कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट था, तो याद है कुछ कहाँ पे प्रेजेंट था फोटो सिस्टम? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। थियोफाइटिन भी कहाँ होगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। प्लास्टोक्विनोन भी कहाँ होगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। अगर हम लोग समझना चाहें तो ये जैसे एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, मान लो ये थाइलाकॉइड है, जो भी फोटो सिस्टम था वो कहाँ था? यहाँ पे। तो वैसे ही थियोफाइटिन कहाँ होगा? मेम्ब्रेन पे ही। और मान लो प्लास्टोक्विनोन है, तो प्लास्टोक्विनोन कहाँ होगा? वो भी मेम्ब्रेन में ही होगा। बट ये क्या करता है? ये मूव कर रहा होगा मेम्ब्रेन में, इधर जा रहा होगा, कभी जा रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके लिया और इधर जाके आगे देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। यहाँ पे होंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। बट अगर मेम्ब्रेन पे हम लोग दिखाए तो ऐसे दिखाएंगे, बट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे दिखाएंगे ग्राफ पे तो कैसे दिखाएंगे? नीचे की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैसा मूवमेंट हो रहा है? डाउनहिल मूवमेंट। तो अब प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है? जैसे देखो, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर होगा, स्ट्रोमा से लेगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो 2 प्लस लिया इसने थाइलाकॉइड स्ट्रोमा से, और लिया PQH2, फॉर्मेशन किया 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 हाइड्रोजन H प्लस के साथ PQH2 का, ठीक है। PQH2 को बोलते हैं प्लास्टोक्विनोल। और उसके बाद 2 H प्लस को ट्रांसफर कर दिया थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर। अगर समझे तो ये हो गया थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे आया, 2 H प्लस स्ट्रोमा से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले चुका था थियोफाइटिन से, बना लिया PQH2। फिर PQH2 यहाँ पे आ गया नीचे की साइड, यहाँ से 2 H प्लस रिलीज कर दिया थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। ये क्या हो गया? पूरा थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के अंदर क्या होगा? थाइलाकॉइड का ल्यूमेन। तो 2 H प्लस रिलीज कर देगा थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर आगे ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। तो यहां से आगे ट्रांसफर कर दिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। ये भी कहां प्रेजेंट होंगे? मेम्ब्रेन में ही। अब ये आगे ट्रांसफर करेंगे प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। पीसी का मतलब हो गया प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन से फिर फाइनली गया इलेक्ट्रॉन PS1 के। PS का मतलब फोटो सिस्टम, इसको बोल सकते हैं P700, ठीक है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन दोनों कहां चला गया? PS1 के पास। अब देखो क्या हो रहा है, ये भी तो एक फोटो सिस्टम है, यहाँ पे भी लाइट आएगा, यहाँ पे भी लाइट आके स्ट्राइक करेगा, ये भी कहां चले जाएंगे? फिर एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये भी चला गया एक्साइटेड स्टेट में, प्लस लिख लेंगे, या फिर P700 प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन दो जो है वो निकल के आएगा फेरेडॉक्सिन के पास। हो गया, पहुंच गया, यहाँ पे भी लाइट एक्स्ट्रा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिले थे यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, याद रखना है PS1 का। यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे जो आए हैं PS2 से, ठीक है। ये PS2 वाले इलेक्ट्रॉन से निकल लाइट के स्ट्राइक होने पे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये सबसे पहले जाएंगे FRS के। FRS का मतलब फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, नाम से पता चल रहा है किसको रिड्यूस करेगा, फेरेडॉक्सिन को। रिड्यूस करना मतलब दो इलेक्ट्रॉन देना, जब भी इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है फेरेडॉक्सिन को, ठीक है। FD का मतलब फेरेडॉक्सिन। इससे इलेक्ट्रॉन फिर जा रहा है FNR के पास, ठीक है। FNR का मतलब है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, वो अलग बात है, देखेंगे पहले एक बार। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेरेडॉक्सिन NADP ऑक्सी रिडक्टेज बोल रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इसलिए बोलेंगे फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, बट ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी करता है, इसलिए इसका पूरा नाम है फेरेडॉक्सिन NADP ऑक्सी रिडक्टेज। बट यहाँ पे क्या करेगा FNR, स्ट्रोमा से NADP लेगा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे NADP प्लस, वहां से लेगा 2H प्लस और फॉर्मेशन करवाएगा NADP H प्लस H प्लस का, ठीक। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं NADPH2, बट ऐसे दिखाते हैं NADPH प्लस H प्लस। ऐसे दिखाने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो दो H प्लस हैं वो रिड्यूसिंग है, NADP कंपाउंड कैसा होगा, रिड्यूसिंग। तो आगे यही कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा होता है जिससे ग्लूकोज बन रहा होता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना है, रिडक्शन, तभी बनेगा ग्लूकोज। तो NADPH रिड्यूस कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए ऐसे दिखाते हैं NADPH प्लस H प्लस, ठीक है। इसी को अगर हम लोग देखें तो कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। तो इसी को अगर हम लोग रोटेट कर दे तो कैसा दिखेगा, जेड जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग जेड स्कीम। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि जेड स्कीम क्या है। जेड स्कीम एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, वो भी हम लोग कैसे दिखाते हैं, जब हम लोग पोटेंशियल के ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं जेड स्कीम। अब एटीपी कहाँ बन रहा है तो वो भी समझ लेते हैं। अब देखो, अगर हम लोग देखें तो पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अब जैसे कि फोटो सिस्टम 2 के पास था रिएक्शन सेंटर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे मूव कर गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला है। तो क्या ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 के पास होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि ब्रेकडाउन करवाता है वाटर का, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करवाएगा तो यहाँ पे बनेंगे हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे इस एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर के पास, एक्साइटेड फोटो सिस्टम के पास, और उसको फिर नॉर्मल स्टेट में लाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किसका पास हो रहा है, फोटो सिस्टम को तो उसका इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन जा किसका रहा है, आगे मूव कर रहा है कौन, किसका इलेक्ट्रॉन, तो वाटर का इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वाटर के ब्रेकडाउन से आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग क्लॉक, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कर क्या रहा है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी। और ये 2H प्लस फिर कहाँ चला जाएगा, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में, क्योंकि ये नीचे की साइड प्रेजेंट रहेगा OEC। अगर हम लोग NCERT देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाया गया है थाइलाकोइड का,
मेम्ब्रेन दिखाया गया है और ल्यूमेन दिखाया गया है। ये हो गया फोटो सिस्टम 2, ठीक है। यहीं पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो रहा है, तो जो भी H+ आ रहा है वो कहाँ पे आएगा? थाइलाकोइड के ल्यूमेन में। प्लास्टोक्विनोन का PqH2 यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आगे, तो ये भी H+ कहाँ रिलीज कर रहा है? थाइलाकोइड के ल्यूमेन में। H+ कम कहाँ हो रहा है PqH2 के कारण? स्ट्रोमा में। अगर देखें तो हम लोग PqH2 किसका इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर किया थाइलाकोइड के ल्यूमेन में? स्ट्रोमा का इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा? H+ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे H+ क्या हो गया? कम। यहाँ पे H+ क्या होता जा रहा है थाइलाकोइड के ल्यूमेन में? ज्यादा। अगर हम लोग देखें तो NADP प्लस भी NADPH2 कहाँ से बनाया? ये 2 H+ कहाँ से लिया है? स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा में देखें तो ओवरऑल क्या होता जा रहा है? H+ कम और ज्यादा कहाँ होता जा रहा है? थाइलाकोइड के ल्यूमेन में। तो H+ ज्यादा हो गया थाइलाकोइड के ल्यूमेन में, स्ट्रोमा में कम हो गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ATP सिंथेज मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा, ठीक है, जिसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। ये हो गया F0, ये हो गया F1 पार्टिकल, ठीक है। F0 कहाँ रहेगा? मेम्ब्रेन के बीच में। F1 पार्टिकल थोड़ा निकले रहेंगे। यहां से जब H+ पास होगा तो फिर ATP का फॉर्मेशन होगा, ADP प्रेजेंट रहेंगे सिस्टम में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रहेगा और इससे क्या बन जाएगा? ATP। एक्चुअली होता क्या है कि H+ यहाँ से जब मूव हो रहा होता है तो यहाँ पे जो स्टॉक है बीच में इसको रोटेट करता है, तो F1, अब F0 F1 हो एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन है, इंजाइम है, इसलिए बोल रहे हैं ATP सिंथेज। तो इस इंजाइम में क्या होता है कि कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ क्रेवाइसेज बनेंगे। वो क्रेवाइसेज क्या करेंगे? ADP और PI को अपने पास एक्सेप्ट करेंगे और उसमें बॉन्डिंग करवाएंगे और फिर बन जाएगा ATP, ठीक है। ये सब हमें नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है कि 4H+ जब इधर से पास करेगा तो एक ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एट द एंड देखिए हम लोग लाइट रिएक्शन में तो 12 ATP का फॉर्मेशन होता है, सॉरी 18 ATP का फॉर्मेशन होगा और 12 NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। 12 NADPH2 कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन से एक NADPH2 बन रहा था। कितने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं वाटर के? 12 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं वाटर के, तो कितने NADPH2 बनेंगे? 12 NADPH2, ठीक है, और 18 ATP बनेगा। तो अगर हम लोग एंड देखें प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन तो हमें क्या मिलेगा? 12 NADPH2 और 18 ATP, तब जाके स्टार्ट होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। ओके, हो गया।